मैं मलानी में एडी नोल्स के साथ शूटिंग कर रहा था जब मैंने पहली बार इस बाग के बारे में सुना, जिसे बाद में चंपावत मैनीटर के नाम से जाना गया। एडी, जिन्हें इस प्रांत में लंबे समय तक एक शानदार शिकारी के रूप में याद किया जाएगा, उन कुछ और बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे जिनके पास जीवन में सब कुछ था। उनकी राइफल से निकली हुई गोली इतनी सटीक थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। उनका एक भाई एक महान निशानेबाज था और उनका दूसरा भाई इंडियन आर्मी में एक टेनिस खिलाड़ी था। जब एडी ने मुझे बताया कि उनके बहनोई, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन शिकारी थे, को सरकार द्वारा चंपावत आदमखोर को मारने के लिए नियुक्त किया गया था, तो ये मान लेना सही था कि इस टाइगर या टाइग्रेस के आतंक की गतिविधियां काफी लंबे समय से चली आ रही थी। हालांकि यह जानवर किसी न किसी कारण से हमेशा मरने से बच जाता था, और जब मैं 4 साल बाद नैनीताल गया तो सरकार को इसकी गतिविधियों को लेकर काफी चिंता हो रही थी। इस जानवर को मारने के लिए इनाम की घोषणा की गई, स्पेशल शिकारियों को नियुक्त किया गया था और गोरखाओं की पार्टियों को अल्मोड़ा डिपो से इसके पीछे भेजा गया था। फिर भी इन सभी उपायों के बावजूद मरने वाले लोगों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही थी। टाइगर एक बागिन साबित हुई जो कुमाऊं में एक पक्के नरभक्षी के रूप में नेपाल से आई थी। वहां 200 मनुष्यों को मारने के बाद उसे आम नेपालियों के एक दल ने वहां से खदेड़ दिया था, और कुमाऊं में अपनी 4 वर्षों की हुकूमत के दौरान उसने और 234 लोगों को मार डाला था। मामला ऐसे ही बना रहा जब मेरे नैनीताल पहुंचने पर बर्थोड मुझसे मिलने आए। बर्थोड, जो उस समय नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे और जो आज हल्द्वानी में अपनी कब्र में दफनाए जा चुके हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी लोगों से प्यार और सम्मान मिला था। और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उन्होंने मुझे अपने ज़िले के लोगों को आदमखोर से होने वाली परेशानी और चिंता के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगले मानव वध की खबर मिलते ही मैं तुरंत चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि सरकारी पुरस्कार रद्द कर दिए जाएं, और दूसरी, स्पेशल शिकारियों और अल्मोड़ा के लोकल शिकारियों को वापस बुला लिया जाए। जिन कारणों से मैंने इन शर्तों को रखा था उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनाम पाने की इच्छा में बहुत शिकारी वहाँ मौजूद थे और मुझे डर था कि कहीं इनकी गोली जानवर के बजाय मुझे ना लग जाए। मेरी इन 2 शर्तों को माना गया, और 1 हफ्ते बाद बर्थोड ने एक सुबह मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया कि रात के दौरान धावकों द्वारा खबर लाई गई थी कि दाबीधुरा और धूनाघाट के बीच एक गांव पाली में आदमखोर ने एक महिला को मार डाला था। हमने अपनी यात्रा तेज़ी से शुरू की। अपने कैंप किट को ले जाने के लिए मैंने 6 लोगों की व्यवस्था की थी, और नाश्ते के बाद हमने पहले दिन धारी तक 17 मील की अपनी पैदल यात्रा की। अगली सुबह हमने मोरनोला में नाश्ता किया, साथ ही दाबीधुरा में रात बिताई, और अगली शाम महिला की हत्या के 5 दिन बाद हम पाली पहुंचे। गांव के लोग, जिनकी संख्या लगभग 50 की थी, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे, अत्यंत आतंक की स्थिति में रह रहे थे। और हालांकि जब मैं यहाँ पहुँचा था तो सूरज अभी भी ऊपर था, लेकिन मैंने सभी लोगों को अपने घरों के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे पाया, और ये तब तक हुआ जब तक मेरे आदमियों ने आंगन में आग नहीं जला दी थी। मैं चाय का कप पीने के लिए बैठा ही था कि इधर उधर से एक आध दरवाज़ा सावधानी से खुला और डरे हुए लोग अपने घरों से बाहर आ गए। मुझे बताया गया कि 5 दिनों तक किसी ने भी घर के बाहर कदम नहीं रखा था। उनके आंगन की अस्वच्छ स्थिति ने इस बात को सच ठहराया था। इसके साथ उन्हें भोजन की भी कमी हो रही थी, और यदि बागिन को मारा नहीं गया या उसे भगाया नहीं गया तो लोग भूखे मर जाते।
ये स्पष्ट था कि बाघ अभी भी आसपास था। 3 रातों से इसे घरों से 100 गज की दूरी पर सड़क पर पुकारते हुए सुना गया था, और उसी दिन इसे गांव के निचले छोर पर खेतों में देखा भी गया था। गांव के मुखिया ने बहुत प्यार से मुझे एक कमरा दे दिया, लेकिन हम 8 लोगों को इसे शेयर करना था, और इस कमरे का एकमात्र दरवाज़ा गंदे आंगन में खुलता था। इसलिए मैंने खुले में रात बिताने का फैसला किया। दोपहर के भोजन के बाद मेरे लोग सुरक्षित रूप से कमरे में बंद हो गए थे, और मैं सड़क के किनारे एक पेड़ की तरफ पीठ करके बैठ गया था। गांव के लोगों ने कहा था कि इस बागिन को इस सड़क पर घूमने की आदत थी, और क्योंकि चंद्रमा पूर्णता पर था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उस पर गोली चलाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है, बशर्ते कि मैं उसे पहले देख लूं। मैंने शिकार की तलाश में कई रातें जंगल में बिताई हैं, लेकिन ये पहली बार था जब मैं किसी नरभक्षी की तलाश में जंगल में एक रात बिता रहा था। मेरे सामने की सड़क की लंबाई चंद्रमा द्वारा शानदार ढंग से रोशन की गई थी, लेकिन मेरे लेफ्ट और राइट साइड लटकते पेड़ों की वजह से अंधेरा छाया हुआ था, और जब रात की हवा ने शाखाओं को हिलाया जिनकी छाया साथ में हिली, तो मानो ऐसा लगा कि 1 दर्जन बाघ मेरी ओर बढ़ रहे थे। मुझे अपने यहाँ बैठने के फैसले पर बहुत पछतावा हुआ, जिसने मुझे अब आदमखोर की दया पर पूरी तरह से छोड़ दिया था। मुझ में गांव लौटने का साहस नहीं था, और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने इस काम को पूरा करने में डर रहा था, और दांत किटकिटाते हुए ठंड से भी ज़्यादा डर के कारण मैं पूरी रात वहीं बैठा रहा। जब सुबह हुई तो मैंने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका दिया, और इसी स्थिति में मेरे लोगों ने 1 घंटे बाद मुझे गहरी नींद में पाया। उस रात बागिन के बारे में ना तो मैंने कुछ सुना था और ना ही कुछ देखा था। गांव में वापस आकर मैंने उन लोगों को बुलाने की कोशिश की जिन्हें मैं खुले में देख सकता था, जो कि मुझे देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे कि मैं उस जगह से जिंदा वापस कैसे लौट आया था जहां बागिन अक्सर लोगों का शिकार कर देती थी। मुझे वहां कोई भी लेके नहीं जाना चाहता था, लेकिन आंगन से ही उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां हत्याएं हुई थी। आखिरी हत्या मुझे उस स्थान पर ले आई थी जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वह गांव के पश्चिम में पहाड़ी के पास हुई थी। कुछ महिलाएं और लड़कियां जिनकी संख्या लगभग 20 की थी, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण महिला की हत्या के समय अपने मवेशियों के लिए ओक के पत्ते इकट्ठा कर रही थीं, वो मुझे घटना की डिटेल्स देने के लिए उत्सुक थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि दल दोपहर होने से 2 घंटा पहले निकला था, और आधा मील नीचे जाने के बाद पत्ते काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ गया था। विक्टिम और 2 अन्य महिलाओं ने नाले के किनारे उगे एक पेड़ को चुना था। मैंने बाद में नाले को लगभग 4 फीट गहरा और 10 से 12 फीट चौड़ा पाया। अपनी ज़रूरत की सभी पत्तियों को काटने के बाद महिला पेड़ से नीचे उतर ही रही थी कि तभी बागिन, जो अचानक से वहां आ पहुंची थी, अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई, और उसने उस अभागी महिला को उसके पैर से पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। महिला जिस शाखा से खुद को नीचे उतार रही थी, उससे उसकी पकड़ टूट गई थी, और उसे नाले में खींचते हुए बागिन ने उसका पैर अब छोड़ दिया था। और जब वह उठने के लिए संघर्ष कर रही थी तो बागिन ने उसका गला पकड़ लिया था। उसे मारने के बाद उसने नाले के किनारे पर छलांग लगाई और औरत को अपने साथ लेकर भारी झाड़ियों में गायब हो गई। यह घटना पेड़ पर बैठी 2 महिलाओं से कुछ ही फीट की दूरी पर हुआ था, जिसे महिलाओं के पूरे दल ने घटित होते हुए देखा था। पुरुष अपने दोपहर के भोजन के लिए काम से वापस आए ही थे कि सभी इकट्ठे हुए और ड्रम्स, घर के बर्तनों के साथ और कुछ अन्य वस्तुओं को भी लेके आए जो तेज शोर उत्पन्न कर सकते थे, और एक बचाव दल के रूप में जल्द ही रवाना हो गए। आदमी लोग आगे चल रहे थे और औरतें उनके पीछे चल रही थीं। जिस नाले में महिला की हत्या हुई थी, वहां पहुंच के एक अहम सवाल पूछा गया, आगे क्या? इस पर बहस चल ही रही थी
जब बागिन ने 30 गज दूर झाड़ियों से जोर से दहाड़ कर कार्रवाई में बाधा डाल दी। एक आदमी वहां से भागा जिसके पीछे सारा दल भागा, जिस वजह से वहां हड़बड़ी मच गई थी। और वापस गांव आने के बाद और अपनी सांसों को इकट्ठा करने के बाद वे एक दूसरे पर सबसे पहले भागने और भगदड़ मचाने का आरोप लगाने लगे। बहस के बीच में एक सुझाव आया कि अगर कोई नहीं डर रहा है और सब बहादुर हैं तो बहस करके समय क्यों बर्बाद किया जाए, वापस चला जाए और महिला को बचाया जाए। सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और 3 बार दल नाले तक पहुंच गया। तीसरी बार बंदूक लिए एक आदमी ने गोली चलाई, जिससे बागिन दहाड़ते हुए झाड़ियों में से बाहर आई। इसके बाद बचाव के प्रयास को बहुत समझदारी से छोड़ दिया गया। मेरे बंदूकधारी से पूछने पर कि उसने अपनी गोली हवा में छोड़ने के बजाय झाड़ियों में क्यों नहीं छोड़ी, उसने कहा कि बाघ पहले से ही बहुत गुस्से में था और अगर गलती से उसे गोली लग जाती तो वह उस पर हमला कर देता और निसंदेह उसे मार डालता। उस सुबह 3 घंटे तक मैं गांव में और जंगल में बागिन के ट्रैक्स की तलाश में घूमता रहा और उससे मिलने की उम्मीद भी कर रहा था। घने जंगल में जब मैं नाले में कुछ झाड़ियों के पास से गुजर रहा था तो उनमें से काले तीतरों का झुंड चिल्लाते हुए और फड़फड़ाते हुए बाहर निकला, जिसने मुझे महसूस कराया कि मेरे दिल ने हमेशा के लिए धड़कना बंद कर दिया था। मेरे लोगों ने मेरे भोजन के लिए एक अखरोट के पेड़ के नीचे एक जगह साफ कर दी थी और नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझे गेहूं की फसल काटते समय पहरा देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि मेरी उपस्थिति में फसल नहीं काटी गई तो ये बिल्कुल भी नहीं काटी जाएगी, क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़ने से बहुत डरे हुए थे। आधे घंटे बाद गांव की पूरी आबादी मेरे लोगों की सहायता से खेतों में कड़ी मेहनत कर रही थी, जबकि मैं भरी हुई राइफल के साथ पहरा दे रहा था। शाम तक 5 बड़े खेतों से फसल इकट्ठी कर ली गई थी। घरों के पास केवल 2 छोटे हिस्से बचे थे, जिनके बारे में मुखिया ने कहा कि उन्हें अगले दिन निपटाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। गांव की स्वच्छता की स्थिति में भी काफ़ी सुधार किया गया था और मेरे लिए एक दूसरा प्राइवेट कमरा उपलब्ध कराया गया था। और उस रात दरवाजे पर कंटीली झाड़ियाँ सुरक्षित रूप से लगाई गई, जिससे कमरे में हवा आ सके और आदमखोर अंदर ना आ सके। और फिर मैंने उस नींद की भरपाई की जो मैंने पिछली रात खो दी थी। गांव में मेरी मौजूदगी से लोगों में नया जोश आना शुरू हो गया था और वे अब खुले में घूमने लगे थे, लेकिन इतना भी खुल के नहीं घूम रहे थे कि वो मुझे जंगल के आसपास के इलाकों का दौरा दे सकें। ये लोग मीलों तक आसपास के क्षेत्र को अच्छे से जानते थे और अगर वे चाहते तो मुझे वो जगह दिखा सकते थे जहां बाघ के मिलने की सबसे अधिक संभावना थी और साथ ही में जहां मैं उसके पगमार्क्स को देख सकता था। उस समय ये एक स्थापित तथ्य था कि बाघ नरभक्षी था, लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि जानवर युवा था या बूढ़ा, नर था या मादा, और यह जानकारी मैं उसके पगमार्क्स की जांच करके ही पता कर सकता था। उस सुबह चाय पीने के बाद मैंने घोषणा की कि मुझे अपने लोगों के खाने के लिए मांस चाहिए था और मैंने गांव वालों से पूछा कि क्या वे मुझे उस जगह तक जाने का रास्ता बता सकते हैं जहां मैं घोरल यानी पहाड़ी बकरी को मार सकता था। गांव पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली एक लंबी रिच के शीर्ष पर स्थित था और जिस सड़क पर मैंने रात बिताई थी उसके ठीक नीचे घास की ढलानें थी और मुझे बताया गया था कि इन ढलानों पर घोरल अच्छी संख्या में मिलते हैं और कुछ लोग मुझे इस जगह को दिखाने के लिए तैयार भी हो गए थे। मैंने इस प्रस्ताव पर अपनी खुशी ना प्रकट करने का सोचा और 3 लोगों को चयन करते हुए मैंने मुखिया से कहा कि अगर मुझे घोरल उतने ही प्रचुर मात्रा में मिले जितना उन्होंने कहा था तो मैं मेरे आदमियों के अलावा गांव के लिए भी 2 घोरल का शिकार कर दूंगा। सड़क पार करते हुए और दोनों तरफ नज़र रखते हुए हम एक बहुत खड़ी पहाड़ी से नीचे चले गए, लेकिन वहां हमें कुछ भी नहीं दिखा। पहाड़ी से आधा मील नीचे नालों का जंक्शन फॉर्म होता था और उस जंक्शन से दाहिनी ओर घास से ढकी ढलान का अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था।
मैं इस स्थान पर एक पाइन ट्री की ओर अपनी पीठ करके ढलान का निरीक्षण करते हुए कुछ मिनटों के लिए बैठा था। तभी पहाड़ी की ऊंचाई पर एक हलचल ने मेरी नज़र पकड़ी। जब यह हलचल दोहराई गई तो मैंने देखा कि यह एक घोरल था जो अपने कान फड़फड़ा रहा था। जानवर घास में खड़ा था और केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। मेरे साथ के लोगों ने इस हलचल को नहीं देखा था, और क्योंकि सिर अब स्थिर था और अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल गया था, इसलिए उन्हें घोरल दिखना संभव नहीं था। उन्हें जानवर की पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बताते हुए मैंने शॉट लेने के दौरान उन्हें बैठकर देखने के लिए कहा। मेरे पास एक पुरानी मार्टिनी हेनरी राइफल थी, एक ऐसा हथियार जो किसी भी सीमा तक सटीक निशाना लगा सकता था। दूरी 200 गज के करीब थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेटकर और एक सुविधाजनक चीड़ की जड़ पर राइफल टिकाकर मैंने सावधानी पूर्वक निशाना साधा और गोली चला दी। गोली चलाने पर बंदूक से निकले धुएं ने मेरे दृश्य को धुंधला बना दिया था। तभी मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ नहीं हुआ साहब, शायद मैंने किसी चट्टान या मृत पत्तियों के ढेर पर गोली चला दी थी। अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए मैंने राइफल को फिर से लोड किया, और जहां मैंने गोली चलाई थी उससे थोड़ा नीचे मैंने घास देखी जिसमें घोरल का पिछला हिस्सा मुझे दिखाई दिया। घोरल जब घास की ढलान पर पूरी तरह से बाहर आया तो वह सीधे नीचे की ओर तेज गति के साथ लुढ़कते हुए जा धमका। जब वह आधी दूरी पर था तो वह बड़ी घास में गायब हो गया, और वहां लेटे हुए 2 घोरलों को उसने परेशान कर दिया। दोनों घोरल अलार्म कॉल देते हुए घास से बाहर निकले और पहाड़ी पर चढ़ गए। अब रेंज कम थी, और पत्तियों को एडजस्ट करते हुए जैसे ही दोनों जानवरों में से सबसे बड़ा वाला धीमा हुआ, मैंने उसी वक्त उसकी पीठ में गोली मार दी, और जैसे ही तीसरा घोरल मुड़ा मैंने उसे कंधे में गोली मार दी। एक असुविधाजनक स्थिति में लेटकर और घोरल के गले पर छोटे सफ़ेद निशान पर 200 गज की दूरी से 60 डिग्री के एंगल पर गोली चलाने के बाद मेरा शॉट किसी भी हालत में मिस नहीं हो सकता था। मेरे द्वारा मारे गए तीनों घोरल पहाड़ी की ढलान से लुढ़क कर एक नाले में आ गिरे थे। जैसे ही 3 मृत जानवर हमारे सामने नाले में गिरे, उस समय मेरे लोगों की प्रसन्नता को देखना मनोरंजक था, जिन्होंने पहले कभी राइफल को काम करते हुए नहीं देखा था। आदमखोर के बारे में सभी विचार कुछ समय के लिए भुला दिए गए थे, और मेरे लोग अब जानवरों के शवों को निकालने के लिए नाले में उतर गए थे। ये अभियान कई महीनों में एक बड़े लेवल पर सफल रहा था। सभी के लिए मीट उपलब्ध कराने के अलावा अब गांव वाले मुझ पर विश्वास और भरोसा करने लगे थे। जब घोरल की खाल उतारी जा रही थी और मीट को डिवाइड किया जा रहा था, तो मेरे साथ आए 3 लोगों ने जमा हुई भीड़ को घोरल के मारे जाने की कहानी सुनाई। जहां मैं खुले में बैठकर नाश्ता कर रहा था, वहां से मैं उन्हें सुन सकता था। उन्हें बताया गया कि घोरल को 1 मील से अधिक की दूरी से गोली मारी गई थी, और इस्तेमाल की गई जादुई गोलियों ने न केवल जानवरों को मार डाला था, बल्कि उन्हें साहब यानी मेरे पैरों के पास भी खींच लिया था। दोपहर के भोजन के बाद मुखिया ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और कितने लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। लोगों की उत्सुक भीड़ में से जो इधर उधर उमड़ रहे थे, मैंने अपने 2 पुराने साथियों को चुना जो मेरे साथ पिछले शिकार के दौरान थे, और मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लोकेशन पर ले जाया जाए जहां आखिरी मानव हत्या हुई थी, ताकि मैं वहां जाके निशानों का अनुसरण कर सकूं। पहाड़ों में रहने वाले लोग हिंदू हैं और अपने प्रियजनों के शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, और जब उनमें से किसी एक को नरभक्षी उठा ले जाता है तो रिश्तेदारों के लिए शव का कुछ हिस्सा अंतिम संस्कार के लिए लाना अनिवार्य होता है, भले ही वह केवल कुछ हड्डी के टुकड़े ही क्यों ना हो। इस महिला के मामले में उसका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया था, और जैसे ही हम बाहर निकले तो उसके रिश्तेदारों ने हमसे अनुरोध किया कि उसके शरीर का जो भी हिस्सा हमें मिले हम उसे वापस ले आएं। बचपन से ही मुझे जंगल के संकेतों को पढ़ने और समझने का शौक रहा है। इस महिला के मामले में मेरे पास उन आई विटनेसेस का बयान था
जो महिला की हत्या के समय मौजूद थे, लेकिन चश्मदीद गवाह हमेशा सच्चे नहीं होते हैं, जबकि जंगल के संकेत उन सभी चीज़ों का सच्चा रिकॉर्ड हैं जो घटित हुई थी। मौके पर पहुंचने पर और ज़मीन पर नज़र डालने से मुझे पता चला कि बाघ केवल एक ही रास्ते से पेड़ के पास बिना नज़र आए आ सकता था, और वह रास्ता नाले के ऊपर का था। पेड़ से 100 गज नीचे नाले में प्रवेश करने पर मुझे 2 बड़ी चट्टानों के बीच मिट्टी में एक बाघ के पगमार्क्स मिले। इन पगमार्क्स से पता चला कि टाइगर एक मादा यानी टाइग्रिस थी, जो अपने प्राइम टाइम से थोड़ा आगे निकल चुकी थी। नाले से आगे और पेड़ से लगभग 10 गज की दूरी पर बाघिन एक चट्टान के पीछे लेट गई थी, शायद महिला के पेड़ से उतरने का इंतजार करने के लिए। उस अभागी महिला ने सबसे पहले अपनी ज़रूरत की सभी पत्तियां काट ली थी, और जैसे ही वह खुद को पेड़ से नीचे उतार रही थी, बाघिन उसकी तरफ बढ़ी और अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर उसने महिला को उसके पैरों से पकड़ लिया और तुरंत उसने उसे नाले में खींच लिया था। उस पेड़ की शाखा ने उस हताशा को दर्शाया जिसके साथ वह अभागी महिला पेड़ से नीचे उतर रही थी, क्योंकि उस शाखा पर महिला की स्किन के कुछ टुकड़े चिपके हुए थे जो उसकी हाथ की हथेलियों और उंगलियों से अलग हो गए थे। जहां बाघिन ने महिला को मारा था, वहां संघर्ष के निशान और सूखे खून का एक बड़ा धब्बा था। यहां से खून के निशान, जो अब सूख चुके थे लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, अब नाले की दूसरी तरफ जा रहे थे। नाले में से होते हुए और खून के निशानों का अनुसरण करते हुए हमें वह स्थान मिला जहां बाघिन ने अपना शिकार खाया था। ये एक लोकप्रिय मान्यता है कि आदमखोर मानव शिकार का सिर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। यदि आदमखोरों को परेशान न किया जाए तो वे खून से सने कपड़े सहित सब कुछ खा जाते हैं, जैसा कि मैंने एक अवसर पर पाया था। हालांकि वह एक और कहानी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। वर्तमान अवसर पर हमें महिला के कपड़े और हड्डी के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें हमने एक साफ कपड़े में लपेट दिया था, जिसे हम इस उद्देश्य के लिए लाए थे। हालांकि ये अवशेष बहुत कम थे, फिर भी ये अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त थे, जिन्हें जलाकर उस महिला की राख माँ गंगा में बहा दी जाती। चाय पीने के बाद मैंने एक और त्रासदी स्थल का दौरा किया। मुख्य गांव से अलग पब्लिक रोड से जाते हुए थोड़ी सी दूरी पर कुछ एकड़ की एक छोटी सी ज़मीन थी। इस ज़मीन के मालिक ने सड़क के ठीक ऊपर पहाड़ी पर अपने लिए एक झोपड़ी बना रखी थी। उस व्यक्ति की पत्नी, उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र 4 और 6 साल की थी, और साथ ही में पत्नी की बहन उस झोपड़ी में रहते थे। 2 बहनों में से उस आदमी की पत्नी सबसे छोटी थी। ये दोनों बहनें एक दिन झोपड़ी के ऊपर पहाड़ी पर घास काट रही थीं। तभी अचानक बाघिन आई और बड़ी बहन को उठाकर ले गई। 100 गज तक छोटी बहन अपनी दारांती लेकर बाघिन के पीछे दौड़ती रही और बाघिन पर चिल्लाती रही कि उसकी बहन को जाने दे और उसकी जगह उसे ले जाए। वीरता के इस अविश्वसनीय कार्य को मुख्य गांव के लोगों ने देखा। मृत महिला को 100 गज तक ले जाने के बाद बाघिन ने उसे नीचे गिरा दिया था और फिर उस औरत की ओर मुड़ गई जो उसका पीछा कर रही थी। एक तेज दहाड़ के साथ वह उस बहादुर महिला पर भड़क उठी। लड़की पहाड़ी से नीचे सड़क को पार करके गांव में चली गई थी, जाहिर तौर पर लोगों को यह बताने के इरादे से कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही सब कुछ देख रखा था। उस समय महिला की अस्पष्ट आवाज़ों को लॉस ऑफ ब्रेथ, डर और उत्तेजना के रूप में लिया गया था। जब बचाव दल, जो पूरी गति से पहाड़ी पर चला गया था और असफल होकर वापस लौटा, तब पाया गया कि महिला ने अपनी बोलने की शक्ति खो दी थी। मुझे ये कहानी गांव में सुनाई गई थी, और जब मैं उस औरत को मिलने उसकी झोपड़ी की तरफ गया जहां वो कपड़े धोने में व्यस्त थी, तब वह 12 महीने से गूंगी थी। उसकी आंखों में तनाव था, लेकिन महिला बिल्कुल सामान्य लग रही थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं उस बाघ को गोली मारने के लिए आया था जिसने उसकी बहन को मार डाला था, तो उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर मेरे पैरों को छुआ
जिससे मुझे एक धोखेबाज होने का एहसास हुआ। सच है, मैं आदमखोर को मारने के उद्देश्य से आया था, लेकिन एक ऐसे जानवर को जो एक ही इलाके में 2 बार शिकार नहीं करता था, जो कभी भी अपने किल पर वापस नहीं आता था और जिसका क्षेत्र कई 100 वर्ग मील में फैला हुआ था। मेरे लक्ष्य को पूरा करने की संभावना मानो 2 भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने जैसी थी। कई योजनाएं मैंने बहुत पहले ही नैनीताल में बना ली थी। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं सलाह मांग सकता था, क्योंकि ये पहला आदमखोर था जो कुमाऊं में कभी जाना गया था। लेकिन कुछ तो करना ही था, इसलिए अगले 3 दिनों तक मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक जंगलों में घूमता रहा। मीलों तक उन सभी स्थानों का दौरा किया जहां ग्रामीणों ने मुझे बताया था कि मैं बागिन को देख सकता था। मैं यहाँ कुछ मिनटों के लिए अपनी कहानी को बीच में रोककर पहाड़ों में फैली इस अफवाह का खंडन करना चाहूँगा कि कई मौक़ों पर मैंने एक पहाड़ी महिला की ड्रेस पहनकर जंगल में जाकर नरभक्षियों को अपनी ओर आकर्षित किया और स्वयं मैंने किसी दारंती या कुल्हाड़ी से उन्हें मार डाला था। इस मामले में मैंने बस इतना ही किया था कि एक साड़ी उधार ली और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया था और घास काटना शुरू कर दिया या पेड़ों पर चढ़कर पत्तियों को काटना शुरू कर दिया था। और किसी भी मामले में ये योजना सफल साबित नहीं हुई थी। हालांकि मेरी जानकारी में 2 मौक़ों पर आदमखोर ने उस पेड़ का पीछा किया जिस पर मैं बैठा था। छुपकर 1-2 मौक़ों पर उसने मुझ पर घात लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह जिस स्थान पर छिपी हुई थी मैं उसे देख नहीं सकता था और उसने मुझे उस पर गोली चलाने का कोई मौका नहीं दिया। अब ऐसा लग रहा था कि बागिन इस इलाके को छोड़ चुकी थी, इसलिए मैंने पाली से 15 मील पूर्व में स्थित चंपावत गांव में जाने का फैसला किया। जल्दी शुरुआत करते हुए मैंने धूनाघाट में नाश्ता किया और सूर्यास्त तक मैंने अपनी चंपावत की यात्रा पूरी की। इस क्षेत्र की सड़कें बहुत असुरक्षित मानी जाती थी और पुरुष केवल बड़े दलों में ही एक गांव से दूसरे गांव या बाजारों में जाते थे। धूनाघाट छोड़ने के बाद मेरी 8 लोगों की पार्टी में सड़क से सटे गांवों के लोग भी शामिल हो गए और हम 30 मजबूत लोगों के समूह में चंपावत पहुंचे। मेरे साथ शामिल होने वाले कुछ 20 लोगों की एक पार्टी जो 2 महीने पहले चंपावत गई थी, उन्होंने मुझे एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाई। 2 महीने पहले उन 20 लोगों का दल चंपावत के बाजार की ओर जा रहा था और जब दल के लोग लगभग दोपहर के समय एक सड़क से गुजर रहे थे तो वे नीचे घाटी में एक इंसान की पीड़ा भरी चीखें सुनकर चौंक गए। सड़क के किनारे एक दूसरे से लिपटे हुए वो लोग डर के मारे सहम गए थे। जैसे जैसे ये चीखें नज़दीक आती गई तभी उन्हें अपने सामने एक बाघ दिखाई दिया जो एक महिला को, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसे अपने साथ ले जा रहा था। महिला के बाल बाघ के एक तरफ ज़मीन पर लटक रहे थे और उसके पैर दूसरी तरफ थे। बाघ ने उसे पीठ के निचले हिस्से से पकड़ रखा था और वह अपनी छाती पीट रही थी और बारी बारी से भगवान से मदद मांग रही थी। 50 गज की दूरी पर उन 20 लोगों के सामने से बाघ अपने बोझ के साथ गुजर गया और जब चीखें दूर तक शांत हो गई तो वे लोग अपने रास्ते पर चल पड़े। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने उस महिला को बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं। उन्होंने कहा, नहीं साहब, हम बहुत डरे हुए थे इसलिए हमने कुछ नहीं किया, और इसके अलावा भले ही हम बाघ को क्रोधित किए बिना महिला को बचाने में सक्षम होते भी तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह खून से लथपथ थी और निश्चित रूप से उसके घावों के कारण उसकी मृत्यु जल्द ही हो जाती। मुझे बाद में पता चला कि वो महिला चंपावत के पास एक गांव की थी और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते समय बाघ ने उसे उठा लिया था। उसके साथ ही गांव में वापस भाग गए थे और उन्होंने वहां पहुंचकर शोर मचा दिया था और जैसे ही बचाव दल शुरू हुआ तभी ये 20 भयभीत लोग वहां आ पहुंचे थे। इन लोगों को पता था कि बाघिन अपने शिकार के साथ किस दिशा में गई थी और वे पार्टी में शामिल हो गए। जब वो लोग महिला को बचाने के लिए निकले तो उनके झुंड की संख्या 50 या 60 की थी और पार्टी के कई लोग बंदूकों के साथ थे। एक फरलोंग की दूरी पर जहां महिला द्वारा जमा की गई लकड़ियां पड़ी थी और जहां से उसे उठाया गया था, वहां
हमें उसके फटे हुए कपड़े मिले। इसके बाद पुरुषों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया था और अपनी बंदूकों से गोलियां चलानी भी शुरू कर दी थी। और इस तरह लोगों का दल आगे बढ़ा, जहां उन्हें वो महिला मिली जो दिखने में एक लड़की से थोड़ी ही बड़ी थी और उसका शरीर एक बड़े पत्थर की चट्टान पर मृत अवस्था में पड़ा था। बाघ ने उसके शरीर से सारा खून चाट लिया था, लेकिन उसे खाया नहीं था। और हमारी पार्टी में कोई महिला नहीं होने के कारण हम लोगों ने अपना चेहरा पीछे कर लिया था और हमने उसके शरीर को एक दूसरे द्वारा दी गई लुंगी में लपेट लिया था। वह इस तरह से दिख रही थी जैसे कि वो सो रही हो, और अगर वो उठती तो हमें देखकर शर्मा जाती, क्योंकि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। साहब, ऐसी बहुत सी कहानियां थीं जो मैं पूरी रात सुन सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आदमखोर ने लोगों के दिलों में पूरी तरह से दहशत फैला दी थी। उन दिनों चंपावत में मैं युवा और अनुभवहीन था, लेकिन फिर भी उस त्रस्त भूमि में थोड़े समय के प्रवास के बाद मुझे यह विश्वास हो गया कि किसी आदमखोर की छाया में जीने से ज़्यादा भयानक कोई चीज़ नहीं होती है। उस रात चंपावत के तहसीलदार मुझसे डाक बंगले पर मिलने आए, जहां मैं रह रहा था, और मुझे सुझाव दिया कि मुझे अगले दिन कुछ मील दूर एक बंगले में चले जाना चाहिए, जिसके आसपास कई लोग मारे गए थे। अगली सुबह मैं तहसीलदार के साथ बंगले के लिए निकला, और जब मैं बरामदे में नाश्ता कर रहा था तो दो आदमी खबर लेके आए कि 10 मील दूर एक गांव में एक गाय को बाघ ने मार डाला था। तहसीलदार ने चंपावत में कुछ ज़रूरी काम निपटाने का बहाना बनाया और मुझसे कहा कि वह शाम तक बंगले पर लौट आएंगे और रात मेरे साथ ही बिताएंगे। मेरे गाइड्स अच्छे पैदल यात्री थे और हमने रिकॉर्ड टाइम में अपनी 10 मील की दूरी तय की। गांव पहुंचने पर मुझे एक पशुशाला में ले जाया गया, जहां मुझे एक सप्ताह का बछड़ा मिला जिसे तेंदुए ने मार डाला था और आंशिक रूप से उसे खा भी लिया था। तेंदुए को गोली मारने का समय या इच्छा ना होने पर मैंने अपने लोगों को कुछ इनाम देते हुए मैं उनके साथ वापस डाक बंगले की ओर चल पड़ा। यहाँ मैंने पाया कि तहसीलदार वापस नहीं आया था, और क्योंकि अभी भी दिन का समय बाकी था, इसलिए मैं बंगले के चौकीदार के साथ एक जगह को देखने के लिए निकला, जहाँ उसने मुझे बताया था कि एक बाघ वहाँ पानी पीने आता था। मुझे ये स्थान उस झरने का प्रमुख लगा जो बगीचे को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता था। झरने के चारों ओर नरम धरती पर बाघ के कई दिन पुराने पगमार्क्स लगे थे, लेकिन ये पगमार्क्स उन पगमार्क्स से काफ़ी अलग थे जिन्हें मैंने उस नाले में देखा और ध्यान से जांचा था, जिसमें पाली गांव की महिला की हत्या हुई थी। बंगले पर लौटने पर मैंने पाया कि तहसीलदार वापस लौट आया था, और जब हम बरामदे में बैठे तो मैंने उन्हें अपने दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। तहसीलदार खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कहीं जाना है और उन्हें उस जगह तक पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। मुझे उसके वहाँ रात को रुकने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि वह रात के समय बाहर जाने का खतरा क्यों उठा रहा था। हालांकि मेरे कई बार समझाने के बाद भी तहसीलदार नहीं माना था, और जैसे ही वह अंधेरी रात में बरामदे से बाहर निकला तो एक आदमी उसके पीछे एक लालटेन ले जा रहा था, जो रोशनी की केवल एक झलक ही दे रहा था। एक ऐसे इलाके में जहां पुरुष केवल दिन के उजाले में बड़ी पार्टियों में घूमते थे, वहां रात को 4 मील चलने के लिए मैंने उस बहादुर आदमी की तारीफ अपनी टोपी उतार के की। मेरे पास उस बंगले के बारे में बताने के लिए एक कहानी है, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये जंगल की कहानियों की किताब है और प्रकृति के नियमों से परे ऐसी कहानियों के साथ मेल नहीं खाती है। मैंने अगली सुबह अपना समय बहुत बड़े फलों के बगीचे और चाय के बागानों में घूमने और झरने में स्नान करने में बिताया, और लगभग दोपहर के समय तहसीलदार चंपावत से सुरक्षित वापस लौट आया। नीचे ढलान की ओर देखते हुए, जहाँ एक ज़मीन थी, मैं तहसीलदार से बात कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी गांव छोड़कर हमारी दिशा में पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जैसे ही वह आदमी करीब आया, मैंने देखा कि वह बारी बारी से दौड़ रहा था, और स्पष्ट रूप से वह अपने साथ एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आ रहा था।
तहसीलदार को यह कहकर कि मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा, मैं पहाड़ी से नीचे भागने के लिए निकल पड़ा। और जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह सांस लेने के लिए वहां बैठ गया। जैसे ही मैं उसकी बात सुनने के करीब पहुंचा तो उसने आवाज लगाई, जल्दी आओ साहब, आदमखोर ने अभी एक लड़की को मार डाला है। मैंने उसे वहीं बैठने के लिए कहा और मैं वापस बंगले की ओर भागा। जब मैं राइफल और कुछ कारतूस ले रहा था तो मैंने ये खबर तहसीलदार को सुनाई और उनसे मेरे साथ गांव तक चलने को कहा। जो आदमी मुझे बुलाने आया था वह उन परेशान व्यक्तियों में से एक था जिनके पैर और जीभ एक ही समय में काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह काफी डरा हुआ था। मैंने उस आदमी से कहा कि वह हमें उस स्थान पर ले जाए जहां बाघ ने उस लड़की को मार डाला था। इसी के साथ हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे भागे। गांव में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की एक उत्साहित भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी और जैसा कि आम तौर पर इन अवसरों पर होता है, वह सभी एक साथ बात करने लगे थे। उनमें से एक व्यक्ति भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और उससे पूछा कि मुझे बताओ यहां क्या हुआ था। गांव से लगभग 1 फरलोंग की दूरी पर एक ढलान पर कुछ ओक के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि 1 दर्जन लोग पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक से एक बाघ आया और उनमें से एक 16 या 17 साल की लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया। बाकी लोग वापस गांव की ओर भाग गए थे और क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बंगले में रह रहा हूं, उन्होंने मुझे सूचित करने के लिए तुरंत एक आदमी भेजा। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसकी पत्नी उस पार्टी का हिस्सा थी और उसने अब पहाड़ी पर उस पेड़ की ओर इशारा किया जिसके नीचे लड़की को ले जाया गया था। दल के किसी भी सदस्य ने यह देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या बाघ अपने शिकार को ले जा रहा था और यदि हां तो वह उसे किस दिशा में ले जा रहा था। भीड़ को शोर न मचाने और मेरे लौटने तक गांव में ही रहने की हिदायत देते हुए मैं उस पेड़ की ओर चल दिया। यहां का मैदान काफी खुला था और यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक बाघ बिना देखे 12 लोगों के पास कैसे आ सकता था, और उसकी उपस्थिति का तब तक पता नहीं चला जब तक कि लड़की द्वारा निकाली गई घुटन भरी आवाज से लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था। जिस जगह पर लड़की की हत्या की गई थी वहां बहुत सारा खून बिखरा हुआ था और उसके पास नीले मोतियों का एक टूटा हुआ हार था जिसे लड़की ने पहन रखा था। इस जगह से रास्ता पहाड़ी के ऊपर की ओर जाता था जहां बाघिन के पगचिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक तरफ खून के बड़े बड़े धब्बे थे जहां लड़की का सिर नीचे लटका हुआ था और दूसरी तरफ बाघिन के पैरों के निशान थे। पहाड़ी से आधा मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी और पहाड़ी की चोटी पर उसकी स्कर्ट मिली। एक बार फिर बाघिन एक ऐसी महिला को ले जा रही थी जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन दयालुता से इस अवसर पर महिला की मौत हो गई थी। पहाड़ी की चोटी पर रास्ता कांटीली झाड़ियों से होकर गुजरता था जिसके कांटों पर लड़की के बालों की लंबी लटें चिपकी हुई थी। झाड़ियों के माध्यम से बाघिन यहां से चली गई थी और मैं इन झाड़ियों के चारों ओर रास्ता तलाश कर रहा था जब मैंने अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनी। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि एक आदमी राइफल लेकर मेरी ओर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरा पीछा क्यों किया, जबकि मैंने लोगों को गांव में रहने का निर्देश दिया था। उस आदमी ने कहा कि तहसीलदार ने उसे मेरे पीछे जाने का निर्देश दिया था और वह आदेशों का उल्लंघन करने से डरता था, क्योंकि वह अपने आदेशों को पूरा करने के लिए दृढ़ था और इस मुद्दे पर बहस करने का मतलब समय की बर्बादी होती। इसलिए मैंने पहले उसे उसके भारी जूतों को उतारने के लिए कहा और जब उसने उन्हें एक झाड़ी के नीचे छिपा दिया तो मैंने उसे सलाह दी कि वह मेरे साथ रहे और पीछे से नज़र रखे। मैंने बहुत पतली स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स और रबर सोल वाले जूते पहने थे और क्योंकि झाड़ियों के चारों ओर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उनके बीच से बाघिन का पीछा किया। झाड़ियों के पार खून के धब्बे बाईं ओर मुड़ गए थे और पहाड़ी से सीधे नीचे चले गए थे।
100 गज नीचे खून के निशान एक जलधारा की ओर जा रहे थे, जिसमें बागिन कुछ कठिनाई के साथ नीचे गई थी, जैसा कि उखड़े हुए पत्थरों से देखा जा सकता था। मैं 500 या 600 गज तक इस जलधारा का अनुसरण करता रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरा साथी जो मेरे पीछे था वह काफ़ी उत्तेजित हो रहा था। दर्जनों बार उसने मेरी बाँह पकड़ी और आंसुओं से भरी आवाज़ में फुसफुसाया कि वह बाघ को हमारी दोनों तरफ या हमारे पीछे सुन सकता था। पहाड़ी से नीचे उतरते ही हम लगभग 30 फीट ऊंची एक चट्टान के बड़े शिखर पर आ गए। मेरा साथी अब बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसकी हिम्मत ने दम तोड़ दिया था, इसलिए मैंने उसे चट्टान पर चढ़ने को कहा और तब तक नीचे उतरने को नहीं कहा जब तक कि मैं वापस ना आ जाता। वह बहुत खुशी से ऊपर चला गया और जब उसने ऊपर पैर रखकर मुझे संकेत दिया कि वह बिल्कुल ठीक है, तो मैं जलधारा के साथ आगे बढ़ा। आगे जंक्शन पर एक छोटा सा तालाब था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पानी के किनारे खून के धब्बों को देखा। बागिन लड़की को सीधे स्थान पर ले गई थी और यहाँ मेरे आने से उसके खाने में रुकावट आ गई थी। गहरे पगमार्क्स के चारों ओर हड्डी के टुकड़े बिखरे हुए थे और तालाब के किनारे पर एक वस्तु थी जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। जब मैं जल स्रोत से नीचे आया था तो मुझे उस औरत के पैर का हिस्सा मिला, जो घुटने से थोड़ा नीचे से काटा गया था, मानो जैसे कि उसे किसी कुल्हाड़ी से काटा गया हो, जिसमें से गर्म खून अभी भी बह रहा था। पैर को देखते समय मैं आदमखोर बागिन के बारे में सब भूल गया था, जब तक कि मुझे अचानक महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत खतरे में था। जल्दी से राइफल के बट को जमीन पर रखते हुए मैंने ट्रिगर पर 2 उंगलियां रखी और जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, मेरे सामने के किनारे से 15 फुट की दूरी पर थोड़ी सी मिट्टी लुढ़कते हुए पानी के पूल में गिर गई। मैं आदमखोरों को मारने के इस खेल में नया था और मुझे उस तरह से हमले का सामना नहीं करना चाहिए था जैसे मैंने किया था। राइफल को ऊपर की ओर करने की मेरी कार्रवाई ने मेरी जान बचा ली थी, जिसे बागिन ने देख लिया था और उसने मुझ पर छलांग नहीं लगाई। और जब वह दूर चली गई थी, तभी वो थोड़ी सी मिट्टी नीचे की ओर पानी में गिर गई थी। किनारे की चढ़ाई काफ़ी खड़ी थी, जिसे सिर्फ दौड़ के ही चढ़ा जा सकता था। फिर मैंने जलधारा को दूसरी ओर से पार किया और एक झाड़ी को पकड़ के खुद को किनारे पर खींच लिया। झुकी हुई झाड़ियाँ जो धीरे धीरे अपनी सीधी स्थिति में आ रही थी ने मुझे बताया कि बागिन हाल ही में कहाँ से और कैसे गुजरी थी। और थोड़ा आगे चलने पर एक चट्टान के नीचे मैंने पाया कि जब वह मुझे देखने आई थी तो उसने अपने शिकार को कहाँ छोड़ा था। अब जब वह लड़की को ले जा रही थी तो उसके निशान कुछ एकड़ के दायरे में जंगल में चले गए, जहाँ की ज़मीन पथरीली थी और वहाँ जाना कठिन और खतरनाक दोनों था। चट्टानों के बीच की दरारें फर्न्स और ब्लैकबेरी वाइन्स की लताओं से ढकी हुई थी और एक गलत कदम रखने से मैं नीचे गिर सकता था और आसानी से मेरा एक अंग टूट सकता था, जो कि काफ़ी घातक साबित हो सकता था। इन परिस्थितियों में प्रगति निश्चित रूप से धीमी थी और बागिन अपना भोजन जारी रखने के लिए इसका फ़ायदा उठा रही थी। 1 दर्जन बार मैंने पाया कि उसने कहाँ आराम किया था और इनमें से प्रत्येक विश्राम के बाद खून के निशान अधिक स्पष्ट हो गए थे। ये उसकी 436वीं मानव हत्या थी और वे बचाव दलों द्वारा अपने भोजन में गड़बड़ी किए जाने की आदी थी। लेकिन मुझे लगता है ये पहली बार था कि उसका इतनी दृढ़ता से पीछा किया गया था और अब उसने अपनी चिड़चिड़ाहट को गुर्राने के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था। बागिन की गुर्राहट को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी परिस्थिति में हो जैसी में मैं था। चारों तरफ चट्टानें, बीच में घनी वनस्पतियां और मेरे द्वारा लिए गए हर कदम को जांचने की आवश्यकता थी, ताकि मैं उन अनदेखे गड्ढों और गुफाओं में सीधे सिर के बल गिरने से बच सकूं। आप लोग जो ये कहानी सुन रहे हैं, शायद ही मेरी उस समय की भावनाओं को समझ पाएंगे। गुर्राने की आवाज़ और हमले की आशंका ने मुझे भयभीत कर दिया था और साथ ही मुझे आशा भी दी। यदि बागिन ने हमला करने के लिए अपना आपा खो दिया
तो इससे न केवल मुझे गोली मारने का मौका मिलता, बल्कि इससे मुझे उसके द्वारा गांव वालों के दिए गए दर्द और पीड़ा का बदला लेने का भी मौका मिलता। लेकिन उसने अपना गुर्राना बंद कर दिया था, क्योंकि वह समझ गई थी कि मैं उससे दूर नहीं हट रहा था, बल्कि उसके और पास आ रहा था। मैं अब 4 घंटे से अधिक समय से उसके ट्रैक पर था। हालांकि मैंने बार बार झाड़ियों को हिलते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसकी खाल का एक भी बाल नहीं देखा। और सामने की पहाड़ी पर चढ़ती परछाइयों पर एक नज़र ने मुझे चेतावनी दी कि अगर मुझे अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है तो अब अपने कदम मुझे पीछे खींचने होंगे। जिस महिला का कटा हुआ पैर मिला था वह हिंदू थी, और दाह संस्कार के लिए उसके कुछ हिस्से की आवश्यकता होगी। इसलिए जैसे ही मैं तालाब से गुजरा, मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और पैर को उसमें दफना दिया, जहां वह बागिन से सुरक्षित रहता और जब चाहे हम उसे निकाल सकते थे। चट्टान पर मेरे साथी को मुझे देखकर बहुत राहत मिली। मेरी लंबी अनुपस्थिति और उसने जो गुर्राहट सुनी थी, उससे विश्वास हो गया था कि बागिन ने एक और शिकार हासिल कर लिया था। और उसकी कठिनाई, जैसी कि उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, ये थी कि वह अकेले गांव वापस कैसे जाता। जब हम जलधारा से नीचे उतर रहे थे तो मैंने सोचा कि भरी हुई बंदूक लेकर एक घबराए हुए आदमी के सामने चलने से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए मैंने उसे मेरे आगे चलने को कहा। जब मैं उसके पीछे चल रहा था तो वह फिसल गया और बार बार गिर रहा था, और तब मैंने देखा कि उसकी .450 बंदूक का थूथन बिना सुरक्षा कैच के मेरी ओर इशारा कर रहा था, जो काफ़ी खतरनाक था। उस दिन के बाद से मैंने आदमखोरों का शिकार करते समय एबॉट्सन के साथ जाने के अलावा अकेले जाने का सख्त नियम बना लिया था, क्योंकि अगर किसी का साथी निहत्था है तो उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल है, और अगर वह हथियारबंद है तो उसकी बंदूक की गोली से अपनी रक्षा करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर, जहां उस आदमी ने अपने जूते छुपाए थे, मैं धूम्रपान करने और कल की अपनी योजनाओं के बारे में सोचने के लिए बैठ गया। बागिन रात के दौरान शिकार का जो कुछ बचा था उसे पूरा खा लेती और निश्चित रूप से अगले दिन तक चट्टानों के बीच लेटी रहती। जिस जमीन पर वह थी वहां इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि मैं उसका पीछा कर पाता, और अगर मैं उस पर निशाना लगाता और अगर वह चूक जाता तो वह शायद इलाका छोड़ देती और मेरा उससे संपर्क टूट जाता। इसलिए एक बीट का आयोजन करना ही एकमात्र काम था, बशर्ते कि मैं इसके लिए पर्याप्त लोगों को जुटा सकूं। मैं पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर बैठा था, जहां किसी प्रकार का कोई निवास स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे सामने की पहाड़ी लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक छोटी छोटी घास से ढकी हुई थी, और यहाँ वहाँ पाइन के पेड़ लगे हुए थे। और पूर्व की पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि यहाँ घोरल के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता था। यदि मैं धारा से लेकर खड़ी पहाड़ी तक की पूरी लंबाई में पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर सकूं और उन्हें बागिन को उत्तेजित करने के लिए तैयार कर सकूं, तो बागिन के पीछे हटने की सबसे नेचुरल लाइन उस संकीर्ण घाटी के माध्यम से होगी। बेशक ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि उत्तर की ओर खड़ी पहाड़ी जिस पर मैंने बागिन को छोड़ा था, वहाँ घना जंगल था जो लगभग 3/4 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। हालांकि अगर मैं ढोल पीटने वालों से निर्देशों का पालन करवा पाता तो मुझे शायद एक शॉट लेने का मौका मिल सकता था। गांव में तहसीलदार मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उसे स्थिति समझाई और उससे जितना हो सके उतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा, और अगली सुबह 10 बजे उस पेड़ पर मुझसे मिलने को कहा जहां लड़की की हत्या हुई थी। मुझसे वादा करते हुए वह चंपावत के लिए रवाना हो गए, जबकि मैं पहाड़ी पर चढ़कर बंगले पर पहुंच गया। मैं अगली सुबह भोर के समय उठ गया था और पर्याप्त भोजन करने के बाद अपने लोगों को सामान पैक करने और चंपावत में मेरा इंतजार करने के लिए कहा, और मैं उस जमीन को देखने के लिए नीचे चला गया जिसे मैं देखना चाहता था। मैंने जो योजना बनाई थी उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, और अपने समय से 1 घंटा पहले मैं उस स्थान पर था जहां मैंने तहसीलदार को मुझसे मिलने के लिए कहा था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि तहसीलदार को आदमियों को इकट्ठा करने में कठिनाई होगी, क्योंकि आदमखोर का डर ग्रामीण इलाकों में गहराई तक समा गया था
और आदमियों को अपने घरों का आश्रय छोड़ने के लिए उन्हें समझाने की आवश्यकता होगी। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी आए, और उसके बाद 2, फिर 3, और दसियों की संख्या में लोग आए। दोपहर तक 298 लोग इकट्ठा हो गए। तहसीलदार ने यह बता दिया था कि वह सभी गैर लाइसेंसी बंदूकों की ओर से आंख मूंद लेगा, और इसके अलावा जहां भी आवश्यकता होगी वह गोला बारूद उपलब्ध कराएगा। और उस दिन जितने भी हथियार आए थे उनसे एक अच्छा खासा म्यूजियम बन सकता था। जब लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें आवश्यक गोला बारूद मिल गया, तो मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी पर ले गया जहां लड़की की स्कर्ट पड़ी थी, और मैंने विपरीत पहाड़ी पर एक पाइन के पेड़ की ओर इशारा किया जिस पर बिजली गिरी थी, जिससे उसकी छाल छिल गई थी। मैंने उनसे कहा कि वे रिज के किनारे खड़े हो जाएं, और जब वे मुझे पाइन के पेड़ के नीचे से रुमाल लहराते हुए देखते हैं तो उनमें से जो हथियारबंद थे उन्हें गोली चलानी थी, जबकि बाकी लोग ढोल पीटते और साथ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते। और जब तक मैं वापस नहीं आता मैंने लोगों को वहाँ से न हिलने को कहा, क्योंकि मैं खुद उन्हें वहाँ लेने आना चाहता था। जब मुझे लगा कि उन सभी लोगों ने मेरे निर्देशों को सुन और समझ लिया था, तो मैं तहसीलदार के साथ चल पड़ा, जिन्होंने मुझसे कहा कि वे बीटर्स से ज़्यादा मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेंगे, जिनकी बंदूकें शायद इधर उधर चल जाए, जो कई लोगों को घायल कर सकती थी। एक बड़ा चक्कर लगाते हुए मैंने घाटी के ऊपरी छोर को पार किया, फिर सामने की पहाड़ी पर चढ़ गया और नीचे पाइन ट्रीज की ओर जाने लगा। तहसीलदार, जिसने चमड़े के जूते पहने थे, उसने मुझसे कहा कि वह आगे अब और नहीं चल पाएगा। जब वह अपने छालों को देखने के लिए अपने अपर्याप्त फुटगियर को हटा रहा था, तो रिज पर मौजूद लोगों ने सोचा कि मैं रुमाल हिलाने का सिग्नल देना भूल गया था। उन्होंने अपनी बंदूकें चला दी और जोर से चिल्लाने लगे। मैं अभी घाटी से 150 गज की दूरी पर था, और इस दूरी को मैंने एक बकरी जिस तरह पहाड़ के पथरीले रास्ते पर भागती है, मैं उसी तरह भागते हुए अपनी लोकेशन पर पहुंचा। जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे भागा तो मैंने पाया कि वहां एक घास का पैच था, और क्योंकि बेहतर जगह की तलाश करने का समय नहीं था, मैं वहां घास में ही बैठ गया, अपनी पीठ को उस पहाड़ी की ओर करके जहां से मैं अभी आया था। घास लगभग 2 फीट ऊंची थी, जिसने मेरे आधे शरीर को छिपा दिया था, और अगर मैं पूरी तरह से स्थिर रहता तो मेरे न देखे जाने की अच्छी संभावना थी। मेरे सामने वह पहाड़ी थी जहां बीटर्स ढोल पीट रहे थे, और जिस घाटी के बारे में मुझे आशा थी कि बागिन उसे पार कर लेगी, वह मेरे बाएं कंधे के पीछे थी। अब रिच पर भगदड़ मच गई थी। बंदूकों की धामा चौकड़ी के साथ साथ ढोलों की बेतहाशा पिटाई और सैकड़ों आदमियों के चिल्लाने की आवाजें आई, और जब कोलाहल अपने सबसे बुरे रूप में था, तब मैंने बागिन को घास की ढलान से नीचे जाते हुए देखा। वह अभी कुछ ही दूर गई थी कि तभी तहसीलदार ने अपनी जगह से अपनी शॉटगन से उस पर फायर कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर बागिन इधर उधर घूम गई और सीधे उसी रास्ते से वापस चली गई जहां से वह आई थी, और जैसे ही वह घने आवारण में गायब हो गई तो मैंने अपनी राइफल से एक गोली फायर की। 3 गोलियों की आवाज सुनकर रिच पर मौजूद लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि बागिन को शायद मार दिया गया था। उन्होंने अपनी बंदूकों की सारी गोलियां खर्च दी और खुशी से चिल्लाने लगे। मैं अपनी सांस रोककर उन चीखों को सुन रहा था जो बागिन को बाहर ले आती। तभी वह अचानक मेरी बाईं ओर धारा के उसी किनारे के पास आ गई जहां मुझे उसके आने की आशंका थी। अपनी .500 मॉडिफाइड कॉर्डाइट राइफल से मैंने एक गोली चलाई। बागिन वहां रुक गई। मुझे लगा कि मेरी गोली उसे लग गई थी। असल में निशाना सही ढंग से तो लगा था, लेकिन गोली उसे थोड़ी पीछे जा लगी थी। अपना सिर नीचे करते हुए वह मेरी ओर घूमी और उसने मुझे 30 गज से भी कम दूरी से उसके कंधे पर एक सुंदर शॉट लेने का अवसर प्रदान किया। इस दूसरे शॉट पर वह पीछे को उछली, लेकिन उसने अपना चलना जारी रखा। उसके कान खड़े थे और दांत उभरे हुए थे, जबकि मैं कंधे पर राइफल रखकर बैठ गया था, यह सोचने के लिए कि जब वह मुझ पर चार्ज करेगी
तो मेरे लिए क्या करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि राइफल मेरी खाली थी और मेरे पास और कारतूस नहीं थे। 3 कारतूस कुल मिलाकर मैं अपने साथ लाया था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 2 से अधिक गोलियों को चलाने का मौका मिलेगा। और तीसरा कारतूस मैंने आपातकालीन यानी इमरजेंसी स्थिति के लिए रखा था। सौभाग्य से घायल जानवर ने मुझ पर हमला न करने का फैसला किया। वह बहुत धीरे धीरे मुड़ी, उसने अपनी दाहिनी ओर धारा को पार किया और कुछ गिरी हुई चट्टानों पर वह चढ़ गई। ऊपर जाते समय बागिन ने पेड़ की शाखाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था। सावधानी बरतते हुए मैंने तहसीलदार को उसकी बंदूक लाने के लिए चिल्लाया। एक लंबा जवाब चिल्लाकर सुनाया गया। एकमात्र शब्द जो मेरी समझ में आया था वह था मेरे पैर। अपनी राइफल नीचे रखते हुए मैं पहाड़ी पर दौड़ने लगा और मैंने तहसीलदार के हाथों से बंदूक छीन ली और वापस अपनी जगह की तरफ भागा। जैसे ही मैं धारा के पास पहुंचा, बागिन झाड़ी से निकलकर मेरी ओर उभरी हुई चट्टान पर आ गई। जब मैं उससे 20 फीट की दूरी पर था तो मैंने बंदूक उठाई और यह देखकर भयभीत हो गया कि लगभग एक 3/8 ऑफ एन इंच का गैप बैरल्स और ब्रीच लॉक के बीच था। बंदूक फटी नहीं थी जब पहले इससे गोली दोनों बैरल्स में से फायर की गई थी, और शायद अब भी नहीं फटती। लेकिन एक ब्लो बैक के झटका लगने पर मेरे अंधे हो जाने का खतरा था। हालांकि मुझे जोखिम उठाना ही था और बंदूक को लाइन में लाते हुए मैंने बागिन के खुले मुंह पर गोली चला दी। शायद मैं लड़खड़ा गया था, या हो सकता है कि बंदूक की गोली भटक गई थी, क्योंकि दूरी 20 फीट की ही थी। गोली बागिन के मुंह से चूक गई और उसके दाहिने पंजे पर जा लगी, जहां से मैंने बाद में अपनी उंगलियों के नाखूनों से उसे निकाला था। सौभाग्य से वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसका सिर ऊपर चट्टान की ओर था। उस क्षण से जब बागिन ने अपना आवारण तोड़ दिया था, मैं बीटर्स के बारे में भूल गया था, जब तक कि अचानक से मुझे पहाड़ी से थोड़ी दूरी से एक चिल्लाहट सुनाई दी। वहां वो चट्टान पर है, इसे नीचे खींचे और हमें इसके टुकड़े करने दें। इस कथन ने मुझे उनके अस्तित्व की याद दिलाई। जिस लेच पर घायल जानवर लेटा हुआ था वह सौभाग्य से बीटर्स से विपरीत दिशा में थी और केवल इतनी चौड़ी थी कि मैं उसके किनारे किनारे सरक सकता था। जैसे ही मैं चट्टान पर पहुंचा और बागिन के ऊपर से गुजरा, मैं श्रद्धापूर्वक आशा कर रहा था कि वह मर चुकी हो, क्योंकि मेरे पास इसके लिए समय नहीं था कि मैं उस पर पत्थर फेंकूं ताकि मुझे पता चल सके कि वह पूरी तरह से मर चुकी थी, क्योंकि बाकी दल के लोग यहां आ रहे थे जो इसकी खाल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते। भीड़ अपने भयानक शत्रु को देखते ही देखते आक्रोश में आ गई थी। उनका यह गुस्सा काफी हद तक मुझे समझ आया, क्योंकि उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसे बागिन के हाथों पीड़ा ना हुई हो। एक आदमी जो पागल लग रहा था और एक रिंग लीडर की तरह एक्ट कर रहा था, तलवार लहराते हुए इधर उधर दौड़ते हुए बार बार चिल्ला रहा था कि यह वही शैतान है जिसने मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला था, और सबसे पहले अपनी तलवार से बागिन के शरीर पर वार करना चाहता था। जैसा कि भीड़ के साथ होता है, उत्साह अचानक भड़कते ही कम हो गया, और मैं उस व्यक्ति का शुक्रिया करना चाहता हूं जिसने अपनी पत्नी और बेटों को खो दिया था, जो अपने हथियार डालने वाला पहला व्यक्ति था। वह चट्टान के पास आया और बोला, जब हमने अपने दुश्मन को देखा तो हम पागल हो गए थे साहब, लेकिन अब पागलपन दूर हो गया है और हम आपसे और तहसीलदार साहब से प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ़ कर दें। बिना खर्च किए कारतूस को निकालकर मैंने बंदूक को बागिन के ऊपर रख दिया। जब बागिन चट्टान पर खड़ी होकर नीचे की ओर मुझे देख रही थी, तब मैंने पाया कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ थी, और अब उसकी जांच करने पर मैंने पाया कि उसके मुंह के दाहिनी तरफ के ऊपरी और निचले केनाइन दांत टूटे हुए थे। ऊपर वाला आधा टूटा था और निचला हड्डी तक टूटा था। एक गनशॉट के घाव के कारण उसके दांतों पर लगी इस परमानेंट चोट ने उसे अपने नेचुरल प्रे का शिकार करने से रोक दिया था, और ये उसके आदमखोर बनने का सबसे बड़ा कारण बना था। लोगों ने मुझसे विनती की कि मैं वहां बागिन की खाल ना उतारूं
और उन्होंने मुझसे कहा कि बागिन के शरीर को रात होने तक अपने गांव में ले जाने के लिए मैं उसे उनके पास रख दूं। यदि उनकी महिलाएं और बच्चे उसे अपनी आंखों से नहीं देखते तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका भयानक शत्रु मारा जा चुका था। अब 2 टहनियां काटी गई और दोनों तरफ से बागिन को पगड़ी, वेस्ट बैंड्स और लंगोटी के साथ बहुत सुरक्षित तरीके से बांधा गया था। जब सब तैयारियां हो गई तो पुरुषों ने बागिन को उस पहाड़ी पर ले जाने के लिए जोर दिया जिसके दूर की तरफ उनके गांव बसे थे। लोग बागिन के शव को उसी तरह पहाड़ी के ऊपर ले गए जैसे चींटियों की सेना किसी शव को कहीं ले जाती है। लोगों ने खुद को 2 रस्सियों से बागिन के शरीर से बांध लिया था। यदि एक भी रस्सी टूट जाती तो आदमी पहाड़ी से नीचे गिर जाते और बहुत जानहानि होती। सौभाग्य से रस्सियां नहीं टूटी। लोग पहाड़ी की चोटी पर खुशी से गाने गाते हुए पूर्व की ओर चल दिए, जबकि तहसीलदार और मैं पश्चिम की ओर मुड़ गए और चंपावत के लिए चल पड़े। चंपावत लौटते समय एक बार फिर मैं कंटीली झाड़ियों के बीच खड़ा हो गया जिसके कांटों पर लड़की के बालों की लंबी लटें फंस गई थी, और आखिरी बार मैंने उस जगह को देखा जहां मैं बागिन को फंसाना चाहता था। पहाड़ी से नीचे उतरते समय बीटर्स को उस अभागी लड़की का सिर मिला। साथ ही में धुएं का एक पतला गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। उस लड़की का अंतिम संस्कार वहीं किया जा रहा था जहां चंपावत आदमखोर को मेरे द्वारा गोली मारी गई थी। रात के खाने के बाद जब मैं तहसील के कोर्टयार्ड में खड़ा था तो मैंने देखा कि चीड़ की मशालों का एक लंबा जुलूस विपरीत पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहा था। वे उस बागिन को पूरे गांव को दिखा रहे थे और उसी समय पुरुषों की एक बड़ी भीड़ द्वारा एक पहाड़ी गीत का जाप किया जा रहा था। 1 घंटे बाद लोग बागिन को मेरे पास ले आए और उसे मेरे पैरों के सामने लिटा दिया। इतने सारे लोगों के बीच जानवर की खाल उतारना मुश्किल था और काम को कम करने के लिए मैंने सिर और पंजों को धड़ से काट दिया था और उन्हें बागिन की खाल से चिपका कर छोड़ दिया ताकि बाद में इससे निपटा जा सके। फिर शव के ऊपर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया और अगले दिन जब ग्रामीण इलाकों के सभी लोग इकट्ठा हुए तो बागिन की पैर और पूंछ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और उसे लोगों में बांट दिया गया। लड़की की उंगलियां जिन्हें बागिन ने पूरा निगल लिया था तहसीलदार द्वारा मेरे पास भेज दी गई थी और नंदा देवी मंदिर के पास नैनीताल झील में मेरे द्वारा दफना दी गई थी। जब मैं बागिन की खाल उतार रहा था तो आसपास के गांवों के मुखियाओं और लोगों तथा चंपावत बाजार के व्यापारियों की सहायता से तहसीलदार और उनके कर्मचारी कल के लिए एक बड़ी दावत और नृत्य का कार्यक्रम तैयार करने में व्यस्त थे जिसमें मुझे शामिल होना था। आधी रात के आसपास जब सभी लोग उन सड़कों और गांवों के रास्तों का उपयोग करते हुए खुशी से चिल्लाते हुए चले गए जिन्हें आदमखोर ने 4 साल से बंद करा हुआ था, मैंने तहसीलदार के साथ अंतिम धूम्रपान किया और उनसे कहा कि मैं अब और नहीं रुक सकता और अब उसे उत्सव में मेरी जगह लेनी होगी। मैं और मेरे लोग अपनी 75 मील की यात्रा पर निकल पड़े। इसे पूरा करने के लिए हमारे पास केवल 2 दिन का समय था। सूर्य उदय के समय मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया और अपने घोड़े की काठी पर बागिन की खाल बांधकर आगे बढ़ा। दाबीधुरा में मैंने बागिन की खाल की सफाई की और फिर वहां रात बिताई। पाली की पहाड़ी पर बनी झोपड़ी से गुजरते समय मेरे मन में यह ख्याल आया कि उस गूंगी महिला को यह जानकर थोड़ी संतुष्टि होगी कि उसकी बहन की मौत का बदला ले लिया गया था। मैंने खाने के लिए घोड़े को वहीं छोड़ दिया और झोपड़ी की ओर पहाड़ी पर चढ़ गया और दरवाजे की ओर एक पत्थर पर बागिन का सर टिकाकर उसकी खाल को फैला दिया। घर के बच्चे मेरी इन कार्रवाइयों को देख रहे थे और मेरी बातें सुनते रहे। तभी उनकी मां, जो अंदर खाना बना रही थी, दरवाजे पर आई। मैं सदमे और जवाबी झटके के बारे में किसी भी सिद्धांत को खतरे में नहीं डालने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इन मामलों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये महिला जिस पर 12 महीने से गूंगा होने का आरोप लगाया गया था और जिसने 4 दिन पहले मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का कोई प्रयास नहीं किया था, अब झोपड़ी से सड़क तक दौड़ रही थी और अपने पति को बुला रही थी और जोर जोर से कह रही थी
गांव के लोग जल्दी से बाहर आओ और देखो कि साहब अपने साथ क्या लाए हैं। उसकी बोली की इस अचानक वापसी से बच्चे बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, जो अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे थे। जब मेरे लिए चाय बनाई जा रही थी तो मैंने गांव में आराम किया और आसपास जमा लोगों को बताया कि कैसे नरबख्शी का मेरे द्वारा अंत हुआ। फिर 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और रास्ते में आधे मील तक मुझे पाली के लोगों की सद्भावना की चीखें सुनाई दी। अगली सुबह मेरी एक तेंदुए से बहुत रोमांचकारी मुठभेड़ हुई। हमने सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच नैनीताल तक की अपनी 45 मील की दूरी तय कर ली थी। कुछ महीने बाद नैनीताल में आयोजित एक दरबार में यूनाइटेड प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन ह्यूइट ने चंपावत के तहसीलदार को एक बंदूक भेंट की और वह आदमी जो मेरे साथ था जब मैं एक लड़की की तलाश कर रहा था, उसे एक खूबसूरत हंटिंग नाइफ गिफ्ट करी, उस सहायता के लिए जो उसने मेरी की थी। तो आखिरकार इस तरह मैंने चंपावत के आदमखोर के आतंक को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस बागिन के नाम सबसे ज्यादा इंसानों को मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। हम कह सकते हैं कि वह भारत की पहली नरभक्षी थी। मुझे आशा है कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी की हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स द्वारा मांग की गई थी, सो हियर इट इज। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचारों के बारे में जरूर बताएं। चलता हूं दोस्तों, सिर्फ वापस आने के लिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। गुड नाइट।